तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका। बिना किसी बकवास के सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट करने के लिए। देखो, टेस्ट सीरीज एक ऐसा टूल है जो कि हमारी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही ज्यादा अच्छे से चार चांद लगा देता है। एक एक करके इसी पहलू को आज हमें समझना है। अगर आप सीडीएस के स्टूडेंट हैं, एनडीए अपीयर होने वाले हैं या सीपीएफ अपीयर होने वाले हैं, तो ये सारी जो टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशंस है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज की। देखो, आपको पता है कि पेपर बहुत ही लंबा होने वाला होता है और हमें ये नहीं पता चलता कि कितने टाइम लिमिट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमें सिखाता है सबसे ज्यादा तो टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर के अंदर, क्योंकि जब तक आपको रियल पेपर में टाइम मैनेज नहीं करना आएगा तो पक्का कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में लगभग 1.5 घंटा तो सिर्फ 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट कर लेते हैं और बाकी का पेपर वो देख तक नहीं पाते। तो ये समस्या यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी और साथ ही साथ में आपकी एग्जाम लेवल की अवेयरनेस भी यहाँ से बूस्ट होती है। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न कैसे आ रहा है, क्या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसका आज के टाइम में क्या स्टांस चल रहा है, किस तरह के वो पेपर कंडक्ट करता है, क्या उनकी अप्रोच है, किस किस तरह की चीजें वो करना चाह रहे हैं और क्या उनकी डिमांड है हम लोगों से। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो ये एक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको ही बूस्ट करने के लिए काम करता है। तीसरा, हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए रियल एग्जाम के अंदर, उसको भी फॉर्म करने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लेवल पे या कुछ भी हो, वो कैसे मुझे पता चला। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत सारी किताबों से ज्ञान ले लिया। भाई मैंने गलतियां की पेपर के अंदर, मुझे लगा कि यार ऐसा करके देखते हैं, रिजल्ट मिला, फिर स्टूडेंट को बताया, उनको रिजल्ट मिला, तो आपको भी सीखने का मौका मिला। तीसरी है प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रखी होती है लेकिन जब वो पेपर के अंदर बैठते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर का प्रेशर जो होता है ना, वो हर आदमी हैंडल नहीं कर सकता। जो पेपर का प्रेशर हैंडल कर जाएगा वो मार्क्स स्कोर करके चला जाएगा और जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा वो मार्क्स बिल्कुल भी स्कोर नहीं करेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली पेपर के प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। तीसरा, एक चीज और समझनी है कि जो मेंटल रेजिलियंस है वो भी हमारी बूस्ट होती है। कि भाई एक चीज सोच के देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको पेपर तो आता होता है लेकिन वहां पे जब वो पेपर के अंदर नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, ऑप्शन बी होता है सी मार्क करके आते हैं, डी होता है तो ए मार्क करके आते हैं और एक सीरीज के अंदर सारे ऑप्शंस को गलत करते हुए आ जाते हैं और पेपर अल्टीमेटली उनका पास नहीं हो पाता। तो ये भी जो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेशर हैंडल हम लोग नहीं कर पा रहे एक रिटन एग्जाम के अंदर तो एसएसबी इंटरव्यू में भी नहीं होगा और अगर हम लोग ऑफिसर बन गए तो वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो हमें ये चीज भी एग्जाम ही सिखाएगा। एक चीज और समझनी है कि कैसे हम लोगों को एक अच्छी टेस्ट सीरीज को चूज करना है, क्योंकि हमारे पास में पहले के टाइम में ऐसा होता था ना, जब इंटरनेट या जियो का एरा नहीं था तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, यानी कि किसी किसी के पास में कुछ अच्छी किताब मिल जाती थी, कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं पर उनको ये नहीं हमें समझ में आता कि मेरे लिए कौन सा सही है, क्योंकि हर रिसोर्स अच्छा है, ठीक है, हर किताब अच्छी है, कोई किताब बुरी नहीं है, हर आदमी समझदारी से लिखता है और वो चाहेगा कि यार मेरी किताब फेमस रहे। बट हमारे लिए कौन सी अच्छी, क्योंकि हर इंसान के लिए हर किताब नहीं होती। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज जो है हमारे लिए कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है, तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी टेस्ट सीरीज जो होना चाहिए वो होनी चाहिए यूपीएससी के ऑफिशियल पीवाईक्यू। अगर आप एनडीए के स्टूडेंट है या आप सीडीएस के स्टूडेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने खुद के पर्टिकुलर एग्जाम के ही पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। फिर अगर आप सीडीएस के स्टूडेंट है तो एनडीए की तरफ जा सकते हैं, अगर एनडीए के स्टूडेंट है तो सीडीएस की तरफ आ सकते हैं। फिर आपने ये भी कर लिया, फिर आप चले जाइए सीएपीएफ के टेस्ट की तरफ। सीएपीएफ वाला सोल्व कर लिया तो फिर एलडीसी की तरफ चल जाइए, यानी यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उनकी तरफ आपको जाना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उनकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है, बट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस उन्हीं टॉपिक को दी जाती है जो कि जिसमें यूपीएससी सीरियसली इंटरेस्टेड है, यानी कि हर टॉपिक को उतनी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे यूपीएससी शो नहीं करता। तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा, चाहे हार्ड करो चाहे इजी करो, लेकिन करो यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को सोल्व, ठीक है। उसके अलावा हमें ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो यूपीएससी के पेपर होते हैं ना, इन्हीं
पेपर को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द स्टेज 2, दैट इज योर एसएसबी इंटरव्यू या दूसरा कोई इंटरव्यू हो सकता है। तो हम लोगों को यही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि हम करंट अफेयर वाले क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन स्टैटिक वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा ना, तो उनको ढंग से सॉल्व करना है। तीसरा, जब पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को हम समझना शुरू करेंगे ना, तो पेपर का पैटर्न भी हमें समझ में आएगा कि किस साल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो न्यूज में रही थी तो क्या उसका कारण था, न्यूज में रही थी तो इसलिए पेपर में पूछा गया, तो वो भी सारी हमें समझ में आएगा कि कैसे करंट को स्टैटिक के साथ में लिंक करके स्टैटिक क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए। तो जब भी हम दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे, तो इन सारी चीजों को अच्छे से हम लोग कवर कर सकते हैं। रही कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज की बात, अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया जो मैंने बता दिया और फिर भी आपको लग रहा है कि भैया क्वेश्चन खत्म हो गए, मेरे को तो सारे याद हो गए, क्योंकि एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के बाद में जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हो तो सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, है ना, आंसर उनका पता होता है, शायद एक्सप्लेनेशन ना भी पता हो तो बिना देखे भी आंसर पता चल जाता है एक लाइन देखते ही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, फिर आप जा सकते हो कोचिंग की टेस्ट सीरीज के ऊपर। और जो ये कोचिंग की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ये आपकी सेकेंडरी रिसोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपीएससी का पैटर्न तो आपने देखा नहीं और कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हो, है ना। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, या तो पेपर बहुत ज्यादा इजी बन जाता है या बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है, मॉडरेट लेवल का रखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो लोग पेपर बना रहे हैं उनका मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। वेयर एज जो कोचिंग के अंदर पेपर बना रहे, कोई मेरे जैसा बैठा होगा, उन्होंने एग्जाम की समझ के बेसिस पे ही पेपर बनाए हैं, ठीक है। बट वो यूपीएससी का चाहे कितना ही जोर लगा लें हम लोग, मैं खुद पढ़ाता हूं लेकिन फिर भी आपको झूठ नहीं बोल पाऊंगा, हम लोग कितना ही जोर लगा लें, लेवल ऑफ क्वेश्चन वो मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वो मैच नहीं कर सकते हम लोग, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह यूज करना है, प्राइमरी सोर्स की तरह यूज नहीं करना है। अब मोड ऑफ अटेम्प्टिंग क्या होगा भाई, आप लोगों ने तो पेपर तो टेस्ट सीरीज चूज कर ली, रीजन समझ लिया टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो समझो, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, ठीक है, मान लीजिए आप कोस्ट गार्ड वाला एग्जाम, सीजी कैट वाला एग्जाम दे रहे हो या एफ कैट वाला एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपको पता है कि ये जो पेपर्स होते हैं ये ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, आप सब लोगों को पता है। बट अब सोच के देखो कि जब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठते हैं, तो उस टाइम पे अगर हम लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन सोल्व करने की एफिशिएंसीज अच्छी नहीं है, तो रियल एग्जाम में भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करनी है, एग्जाम लाइक कंडीशन को डुप्लीकेट करना है, ताकि उसी कंडीशन में जब हम लोग टेस्ट सॉल्व करें तो हमारी एफिशिएंसी वहां पे बूस्ट हो। इसीलिए हमें यही करने की जरूरत है, यानी कि जब भी हम टेस्ट सॉल्व करें, अगर एफकेट या कोई ऑनलाइन एग्जाम हमें सॉल्व करना है तो कंप्यूटर पे ही सॉल्व करो, ठीक है। कंप्यूटर पे सॉल्व करोगे तो वो ग्लेयर जो होती है ना, आपकी स्क्रीन टाइम जो है, वो आपको आपकी बॉडी को एक अडेप्टेबिलिटी देगा और रियल पेपर के अंदर आप 4-5 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकते हो उससे, ठीक है। रही बात सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया, यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, ये होते हैं भाई ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये ऑफलाइन एग्जाम देने हैं तो सीधी सी बात याद रखो कि इन पेपर्स को भी आप ऑफलाइन लेवल पे ही सॉल्व करो, क्योंकि आपने स्क्रीन पे देख करके कितना अच्छा सॉल्व कर लिया, अगर एक एक दो दो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पे आपको सॉल्व करना है ना, तो जब फुल लेंथ पेपर देखने बैठोगे तो आपको ऑफलाइन ही इनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑफलाइन नहीं सॉल्व करोगे तो भाई आपकी रियल परफॉर्मेंस का आपको नहीं पता चलेगा। या तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ओवर एनालाइज कर बैठोगे कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं या मैं बहुत बुरा कर रहा हूं, आपके मन में ऐसा भी आएगा। तो इसलिए समझना कि रियल एग्जाम लाइक सेटअप के अंदर बैठ के हमें पेपर देना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ओएमआर शीट को फिल करो, अगर पॉसिबल है तो उनको भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पेपर को तो सॉल्व कर बैठते हैं लेकिन उनकी ओएमआर को वो ढंग से फिल नहीं कर पाते, फिर ओएमआर को फिल करते हुए गलती करते, कभी रोल नंबर गलत फिल कर दिया तो कभी और कोई समस्या आने बैठी। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही चाइल्डिश चीज है, ये गलती करते ही हमारा पेपर वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है, चाहे हम लोगों ने 6 महीने के अंदर कितनी ही मेहनत की हो। तो ये गलती नहीं करनी है, और इससे सही बात है कि भाई एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट जो है वो तो डुप्लीकेट होता है। अब देखो, जब भी आप टेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि रियल एग्जाम जो होता है ना, वो होती है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जब जब हमारे ऊपर आन पड़ेगी ना, तो भाई वहां पे आएगा प्रेशर, और प्रेशर के अंदर है ना, जो चीज हम लोग 10 मिनट में सोल्व कर रहे थे ना, ये कुदरती बात होती है कि उसके लिए 15 मिनट लगते ही है, क्योंकि हम हर कदम फूक फूक के रखने की कोशिश करते हैं और हर सिचुएशन में खुद को ओवर एनालाइज कर बैठते हैं, ओवर प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी। अब करना क्या है, अगर मान लीजिए आप लोग सीडीएस का एग्जाम सोल्व कर रहे हो या कोई एफकेट का एग्जाम, यानी कि 2 घंटे का अगर आप कोई एग्जाम सोल्व कर रहे हो तो 30 मिनट आपको बफर में रखनी है, यानी कि अगर 2 घंटे का एग्जाम सोल्व कर रहे हो तो 1.5 घंटे पेपर सोल्व करना है, और अगर
2.5 घंटे का एग्जाम सोल्व कर रहे हो तो पेपर को 2 घंटे के अंदर ही क्लोज कर देना, क्योंकि ये आधा घंटा ऐसा है कि ये अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए है। बुरी सी बुरी सिचुएशन अगर हम लोगों के सामने आ गई तो ये आधा घंटा जो होगा हम लोगों को हेल्प करेगा वहां पे। अगर मान लो पेपर ज्यादा हार्ड आ गया, या हम लोगों की आंसर सीट में कोई कमी आ गई, या मान लीजिए कोई ऐसा आ गया कि भाई एग्जामिनर में कोई के सामने कुछ बात हो गई, चीज होगी, वॉशरूम जाना पड़ गया, तो वहां पे ये सारे टाइम हमें बचाने की में हेल्प करेगा। तो ये हमें बिल्कुल करना है कि ध्यान से याद रखना कि आधे घंटे का तो मिनिमम गैप रखो, क्योंकि ओएमआर जो शीट होती है ना उसमें भरने में टाइम लगता है और यहाँ पे गलतियां कर बैठते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरी चीज होती है, अब टेस्ट कैसे लेना है एक एक चीज करके बताता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप पेपर सोल्व करो, अभी मैं आपको लाइव पेपर सोल्व कर करके भी मैं दिखाऊंगा, भी दिखाए भी हैं मैंने, आगे भी सोल्व करके दिखाऊंगा। तो ये पूरी सीरीज जो है ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की सीरीज है। तो हमेशा पेपर को है ना, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उनको 3 कैटेगरीज में रखना है। या तो भाई आपने अटेम्प्ट कर लिया तो अटेम्प्ट का उस पर मार्क लगाओ, सर्कल करने के ऐसे करने के बाद में उस पर ए लिख दो। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा आपका। उसके बाद में अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जीएस का जब पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जब अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वहां पे भी सर्कल लगाओ और उसके ऊपर भी टिक कर दो कि भाई या सर्कल लगा सकते हो या यू लिख सकते हो उस पे कि मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा और आप उन क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हो, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन 30% तो पक्का आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको स्किप करने हैं उनके ऊपर क्लियरली क्रॉस लगा दो कि चाहे संसार का अंत हो जाए, मैं इन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट नहीं करने वाला। क्योंकि अगर आपने बाय चांस अटेम्प्ट किया तो भाई 25% ही प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो, बहुत हाई चांसेस है कि गलत ही होने वाला है वो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और इन क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। दूसरे, इससे आपका क्या होगा, आपको ये पता चलता रहेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और क्या मेरे पास में अभी मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब तक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते रहोगे तो रिजल्ट फेवर में आते रहेंगे। जहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करना शुरू किया, वहीं पे रिजेक्शन पक्का श्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं, एप्लीकेशन होती है, देखो दीज आर द थिंग्स जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के टाइम पे याद रखना है। जैसे कि कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से, अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा जाए तो क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा उसको बॉक्स में डालो या अंडरलाइन करो, उसको हमेशा है ना, उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि पूछा क्या गया है। कई बार इनकरेक्ट पूछा जाता है तो करेक्ट मार्क करके आते हैं, और करेक्ट पूछा जाता है तो इनकरेक्ट मार्क करके आते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये एक एक मार्क्स ही है ना सिलेक्शन या रिजेक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। दूसरा, अब सीक्वेंसिंग स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने क्या बताया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कभी भी इकट्ठा एक ही लेयर के अंदर सोल्व मत करो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। कभी भी ऐसे सोल्व करोगे तो यू विल फेल इन द एग्जाम, पक्का श्योरिटी है, होने ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नॉन रीडिंग वाला सेगमेंट है वो तो एक फ्लो में कर लिया आपने। जब रीडिंग वाला सेगमेंट आएगा ना तो आपके पास में टाइम पक्का कम पड़ेगा, आप पेपर नहीं सोल्व कर पाओगे। ऐसा क्यों है? मैंने बताया कि पैरिटल लोब होता है, उसके बाद में टेम्पोरल लोब होता है, क्या उनका एप्लीकेशन होता है, रीडिंग नॉन रीडिंग क्यों करना पड़ता है। तो इंग्लिश वाली मैंने जो पेपर की वीडियो बना रखी है उसको जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा, एक सीक्वेंस फॉलो करो। सीक्वेंस कैसे? कि भाई अगर मैंने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज के अंदर जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे लिए बायोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो भी सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, पहले मैं उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। क्योंकि जब मेरे फेवरेट एरिया के 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं ना, तो एक मेंटल कंफर्ट आता है और वो कॉन्फिडेंस है ना भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं, पेपर पास करा देगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से कभी मत शुरू करो, हमेशा शुरू करना है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। इसको नियम बना लो अपने पेपर के अंदर, क्योंकि फ्लिपिंग टेक्निक का मतलब ही ये होता है कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करो, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आगे पुश करेगा, आगे पुश करेगा, आगे पुश करेगा और आपका पेपर होता हुआ चला जाएगा। दूसरा, अब मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस जो अपने लिए बना रखा था, वो पहले मैं बायोलॉजी सॉल्व करता था, फिर पॉलिटी करता था, फिर इकोनॉमिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री और लास्ट में फिर करंट अफेयर और कोई मिसलेनियस का सेक्शन ऐसा रह गया तो वो करता था मैं। ठीक है, तो आप अपने फेवरेट सेक्शन को हमेशा सबसे पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना वो पक्का ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि पहले 3, चाहे आपका सेट AI, BI, CI, DI, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो पहले 3 क्वेश्चन इतने हार्ड डाल देगा ना, आपका पहले यहाँ से यहाँ तक पसीना आना शुरू हो जाएगा और आप भगवान के सामने माला रट के बैठ जाओगे कि भगवान इस बार बचा ले, अगली बार हम आपके शरण में। ठीक है, तो ये समस्या नहीं करनी है। अब टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाए, देखो
अगर आप टेस्ट देने के बाद में 4 दिन तक उसी को एनालाइज़ करते रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में इतना टाइम है, बहुत कम टाइम है और आपको ये टाइम बचाना भी है। तो आपको क्या करना है, कभी भी टेस्ट सॉल्व करने के बाद में 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना एनालिसिस के ऊपर। अब एनालिसिस कैसे करना है वो अगली स्लाइड में बता देता हूँ। एक चीज़ और याद करना कि भई हमेशा फोकस करना कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने इनकरेक्ट किए, आंसर ऐसे किए जो इनकरेक्ट थे, कितने ऐसे थे जो आपने स्किप किए और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपने तुक्के से आंसर किया। ठीक है, यही चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपको कोई चीज आपने तुक्के से भी सही कर दी ना, तो भी वो मतलब वो आपके फेवर वाली नॉलेज नहीं है, उसको भी आपको एक बार रिवाइज करना ही होगा। तो 3 सेगमेंट क्या बताया मैंने। पहला सेगमेंट है कि इनकरेक्ट आंसर्स को ध्यान से एनालाइज करना है, ध्यान से। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कितने स्किप किए हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुक्के से सही हुए हैं। जो तुक्का जिस पे आप लगा रहे हो ना, तो वहां पे आपने कोई ऐसा मार्क छोड़ा होगा जब आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था, तो उसको ऐसे ध्यान में रखना। अब क्वेश्चंस को रिव्यू कैसे करना है, सबसे पहले तो मिस्ड टॉपिक देखो और एरर्स देखो इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट देख लिया। फिर ऐसा देखो, ऐसे टॉपिक देखो जहां पे आप लोगों की नॉलेज कम थी बट हाँ क्वेश्चन ठीक हो गया, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब कैसे होगा, जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हमारे पास में 4 ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि भाई मैंने टॉपिक मिस कर दिया था, ठीक है, और मेरे रिसोर्सेज के अंदर वो नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, आपके रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है। रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज से इतर वो टॉपिक आपको डेप्थ में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसके लिए कोई वीडियो देखो, चाहे आप खुद फॉलो कर लो, चाहे वेबसाइट से देखो, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक और आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको क्या करना है, आपके अपने रिसोर्स को और आपके कंटेंट को एनहेंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। दूसरा, आपको ऐसा हुआ कि आपने पढ़ा है लेकिन पेपर के टाइम पे वो इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल नहीं हुई। देखो घर में कितना बड़ा हथियार रखा रहे पीछे, किस काम का, अगर आप असली लड़ाई के अंदर उस हथियार को यूज ही ना कर पाओ, कोई सेंस है? नहीं है, मुझे तो नहीं लगती। तो ऐसे सिचुएशन में यू शुड रिमेंबर कि हथियार वही काम का जो आपके वक्त पे काम आए। इसलिए होश से बड़ा कोई हथियार नहीं और डंडे से बड़ी कोई तलवार नहीं। इसलिए याद रखना कि भाई जब होश है ना, उससे ऊपर कोई हथियार नहीं। होश में जब आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, कोई आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है आपको नॉलेज की फेमिलियरिटी है, मतलब अंदाजा है कि उस किताब के उस पेज पे उस चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ ये नहीं पता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है और उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तीसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ एरर, यानी कि आपने पढ़ा भी है टॉपिक, यानी कि रीड किया है, फिर आपने उसको रिकॉल भी कर लिया, लेकिन समस्या कहाँ आई, आप उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाए। यानी क्वेश्चन की जो डिमांड थी, आपने इनकरेक्ट लिखा हुआ था आपके सामने और आपके सामने लिखा हुआ था करेक्ट, और आपने वाइस वर्सा उसको एनालाइज कर लिया, मतलब जो पूछा गया था उससे उल्टी बात आप लोगों ने वहां पे अप्लाई कर दी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका भला होगा। एक चीज और, सिली मिस्टेक्स जितनी ज्यादा कम कर सकते हो, जितनी कम सिली मिस्टेक्स हो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि जितनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स करोगे, आप सोच के देखो ना, जस्ट बिकॉज आपने सिली मिस्टेक ज्यादा कर दी पेपर के अंदर, इस वजह से आपका रिजेक्शन हो गया और किसी दूसरे आदमी का जिसने आपसे कम मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज समझो कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर ऑप्शन ऐसा हुआ कि आपने 10-10 क्वेश्चन को इकट्ठा सॉल्व कर लिया और 31 की जगह ऑप्शन 32 में मार्क कर दिया और ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, जस्ट बिकॉज यू वर एक्साइटेड और अंडर कॉन्फिडेंट, उसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए, तो यार बड़ा दिल दुखता है। मैं बता रहा हूँ, अगले अटेम्प्ट तक है ना डेली ओवर थिंकिंग होगी, रात में नींद नहीं आएगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, आता हुआ, ठीक है, ना आता हुआ सही, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत करता है ना इंसान, तो ज्यादा हर्ट होता है। तो सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। अगर कोई सिली मिस्टेक्स हम लोगों से ज्यादा हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले एमसीक्यूज कौन से, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। अगर पीवाईक्यूज आपने अच्छे अमाउंट में कर लिए, तो मैं भी आपको फ्री में टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी आप लोग उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, नंबर ऑफ टेस्ट। अब आपके मन में आया कि भैया टेस्ट कितने दे, मिनिमम कितने नंबर ऑफ टेस्ट हमें देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जितने ज्यादा आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। देखो, रिवीजन तो आपकी चलती रहेगी। अगर मैं आज भी आपको टेस्ट पेपर रियल एग्जाम में बिठा दूं, तब भी मैं बता रहा हूं, आप में से
100% बच्चे है ना 100% श्योर नहीं होंगे कि मैं निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है? फिर भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो हो जाता, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फुल लेंथ टेस्ट आपको तब तक देने हैं, रिवीजन तब तक करनी है। फुल लेंथ टेस्ट दो, एनालाइज करो, रिवाइज करो, जब तक के आपकी सिली मिस्टेक 2 से भी कम ना हो जाए। यानी पूरा पेपर आपने दिया, केवल 2 से कम आपकी सिली मिस्टेक हुई। जितनी कम सिली मिस्टेक उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब आपको अप्लाई करना तो आ गया नॉलेज, अब जो कमी है वो आपके सिर्फ कोर नॉलेज के एरिया में है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। बस इतना ही करना है और कोशिश करो कि संडे को पूरा एग्जाम लाइक स्टिमुलेशन में पेपर दो। मान लीजिए आपके पास में एनडीए का पेपर आता है, ठीक है? तो पहले मैथमेटिक्स का पेपर दो, फिर आप जीएटी का पेपर दो, ठीक है? ये ऐसे सोच करके सोल्व करना है। वेयर एज़ जब सीडीएस का पेपर आता है तो एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले 9 से 11 इंग्लिश, 12 से 2 जीएस और 3 से 5 मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, क्योंकि पूरा ही पेपर देना है। अभी से उन एग्जाम लाइक कंडीशंस को हम लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा और हम पक्का फेल होने वाले होंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रियल एग्जाम में भी अब मान लीजिए आप अगर एक पूरे दिन के अंदर अभी अगर आप 2 घंटे का पेपर इफेक्टिवली एक जगह बैठ के सॉल्व नहीं कर पा रहे, कौन सी शक्ति आपकी मदद कर देगी कि रियल एग्जाम के अंदर भी आप 2 घंटे का पेपर एक ही जगह बैठ के सॉल्व कर लेंगे? यानी कि हम लोगों को खुद को एग्जाम के साथ में अलाइन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। खुद को एग्जाम के साथ में अलाइन करना शुरू कर दो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना क्यों जरूरी है वो भी बता देता हूं, क्योंकि भाई इनको तो हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स रखना है और ये मोस्ट ऑथेंटिक एरिया है जहां से हम लोगों को यूपीएससी की आइडियोलॉजी एक्यूरेटली और इजीली समझ में आ सकती है। क्योंकि अगर आप उसको ढंग से एनालाइज कर लोगे, कैसे करना है वो भी मैं बता चुका हूं। अगर उसको खुद से एनालाइज कर लोगे ना, तो आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भगवान और आपके बीच में है ना, किसी दूसरे आदमी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा भगवान से बात करो। तो भगवान कौन है? यूपीएससी के पीवाईक्यूज, जो कि आपके भी रियल पेपर के अंदर आने वाले हैं। दूसरा, यूपीएससी के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्चुअल एग्जाम बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे ही कुछ तरह के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए 1-2 नया टॉपिक आ गया, बट 99% या 90% पेपर तो ऐसे ही होता है, सेम का सेम, ठीक है? दूसरा, मैं भी अपनी साइड से आपको गूगल फॉर्म्स प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री में होंगे वो, है ना? गूगल फॉर्म आपको मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो हमारे साइड से जो भी सपोर्ट होगा, वी आर विद यू ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग फ्री में अपनी एनडीए, सीडीएस और एफकेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सीएपीएफ के लिए भी जाना चाहते हैं, तो फ्री रिसोर्सेज और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां से जाकर के आप उनको यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान में एक सही डायरेक्शन में काम कर सकते हो। अगर आपके पास में नहीं पैसे है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, सरकार ने तो ऐसी कोई खैर स्कीम नहीं चला रखी, ये मैंने और मेरी टीम मेंबर्स ने चलाई है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना। यानी कि सही ज्ञान आप लोगों को बांटना है, आप लोगों को समझाना है। तो इस ज्ञान बांटो योजना में हम लोगों के पास में यूट्यूब से जो भी पैसा आता है, वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं। उसमें से एक भी पैसा हमारी जेब के अंदर नहीं जाता। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि जस्ट बिकॉज किसी के पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से वो पीछे ना छूटे। तो लिंक जो है वेबसाइट का, हर जगह पे जहाँ पे आप हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, वहां वो लिंक सारा का सारा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो गाइज, एक चीज और बताता हूँ, मुझे सब्सक्राइबर से, वॉच टाइम से, व्यूज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर आप अंत तक आए हो, तो यू आर समवन सीरियस, जिसका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि भाई अपनी बेहतरी के लिए भी कोई इंसान कुछ चीज सीख ले। एंड पढ़ाई तो ऑलवेज बोरिंग। अगर आप बोरिंग चीज को भी इतना पैशन के साथ में फॉलो कर रहे हो, देन यू आर समवन वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर गोल। तो बेस्ट विशेस टू यू। अगर आपका, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका इरादा एक होगा और नेक होगा, तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।